ऑलराइट, सो दीज आर माय थॉट्स अबाउट मोहनदास गांधी जी। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है बेस्ड ऑन द इंसिडेंट्स विच हैपेंड इन 1947 एंड अराउंड दैट ड्यूरेशन, एंड ये एक कंपाइलेशन है, शॉर्ट कंपाइलेशन है। इसमें और भी फैक्ट्स जो ऐड ऑन हो सकते हैं, बट इट विल बी वेरी मच लॉन्ग। एंड ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वॉज मोहनदास गांधी जी राइट और रॉन्ग। एथिक्स के मामले में देख लो यार, मोरालिटी के मामले में देख लो, या फिर लॉजिकली टेक्निकली समझा जाए तो उसमें पहला चीज़ ये आता है कि जो उनका नॉन वायलेंस करने का तरीका था ना, डिड इट बिकम अ स्लॉटर? क्या उनकी वजह से कई लोगों की जान चली गई? वॉज इट अ स्लॉटर? फॉर एग्जाम्पल, पहले कुछ इवेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं इन शॉर्ट। इंग्लैंड के लोगों ने 200 साल तक रूल किया, एंड इंडिया के उनका मेजर पर्पस था इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, जिन्होंने किया। फॉर एग्जांपल कॉटन, टी, स्पाइसेस, ये तो बहुत ही मिनिमल चीज़ें हैं, एंड और भी चीज़ें, लेबर, फार्मिंग की जो ओपियम वगैरह, बहुत इंटेंसिव चीज़ें हैं। ठीक है, एंड इनको कवर करना बहुत डिटेल में, वो उसको इन शॉर्ट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ही कंसिडर कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद क्राउन ने कंट्रोल टेक ओवर किया, एंड इसमें कई वो भी हुए, फॉर एग्जांपल म्यूटनीज हुई। ठीक है, अब उस टाइम पर शुरुआत में जो ब्रिटिश था वो कॉलोनियलिज्म की वजह से अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता था। ठीक है, एंड मोहनदास गांधी जी का मेन जो एम था वो ये था कि शेम के थ्रू, मॉरल प्रेशर के थ्रू, जो इंटरनेशनल मीडिया में या फिर बाहर के देशों के लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ जो प्रेशर बनेगा, एक मोरालिटी का इशू बनेगा, उसको यूज़ करके, मास प्रोटेस्ट करके एंड पीसफुल हंगर स्ट्राइक्स करके, बॉयकॉट्स करके इंडिपेंडेंस को अचीव किया जाए, या भी जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स थे उस वक्त आईएनसी के, उनको अचीव किया जाए। एंड यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लो भाई, हंगर स्ट्राइक्स मतलब एक व्यक्ति भूखा रह रहा है सिर्फ इसलिए कि अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स को एक्सेस कर पाए। मतलब दिस साउंड्स ट्रूली इलॉजिकल टू मी, बिकॉज बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट होते हुए देखना पे हंगर स्ट्राइक इज डज नॉट मेक सेंस भाई। जो उस पर इंसान हंगर स्ट्राइक से एक कदम आगे आना आता है, एंड उसको आना भी चाहिए। ठीक है, बट उसको डिटेल में आगे कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ सिनेरियोज हैं, उनको कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट, गांधी जी की जो सोच थी, मोहनदास गांधी जी की जो सोच थी वो थी अहिंसा, एंड उनका जो आइडियोलॉजी थी वो बेस्ड थी रिलीजियस ट्रेडिशंस पे, स्पेशली हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशंस पे। एंड ही बिलीव्ड इन श्रीमद् भगवत गीता, तो कई ग्रंथों को, बिलीफ्स पर उन पे उनकी आइडियोलॉजी बेस्ड थी। एंड उनका ये मानना था कि द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, मतलब मीन्स एंड एंड्स आर इनसेपरेबल। जस्ट मीन्स कुड ओनली यील्ड जस्ट एंड्स। अगर जो आप तरीका अपना रहे हो ना वो भी ठीक होना चाहिए, बट इसके लिए फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कई मेथड यूज़ करे ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो 1918 में हुआ। दोनों ही केसेस सक्सेसफुल थे, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे। एंड यही इंडिया के लिए सबसे मेजर ब्लंडर हुआ, कैसे आगे आते हैं। एंड सेकेंडली, एक और चीज़ जो कंसिडर करनी है मेरे को, वो है चौरी चौरा इंसिडेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो इस एरिया के इस ड्यूरेशन के आसपास हुआ था, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि उनकी जो कैलकुलेशन थी वो स्ट्रेटेजिक नहीं थी। उनको जीतनी थी इंटरनेशनल सिंपथी, कि भाई बाकी देश के लोगों में एक प्रकार की सिंपथी, एक प्रकार की एम्पथी आ जाए, डेवलप हो जाए अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर्स, एंड उनको भी रियलाइज हो। बट दे वर वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंडियंस। वो इंडियंस को सब ह्यूमंस कंसिडर करते थे, मतलब ह्यूमन से भी नीचे। एंड समटाइम्स दे वर कैटेगराइज्ड, इंडियंस वर कैटेगराइज्ड एज डॉग्स हैं, या उनसे भी नीचे। बल्कि डॉग्स तो भाई एक क्या ही, कुछ जगह लिखा होता था कि ह्यूमन, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो ऐसा उन्होंने करने की सोची एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स। इसमें मासूम लोगों की जान गई, लिटरली बच्चों की जान गई, एंड हर प्रकार के जो इंडियन लोग थे, दे लॉस्ट देयर लाइफ्स। किस चीज़ के लिए? सिर्फ इंटरनेशनल सिंपैथी के लिए। वो आई डोंट थिंक दैट्स राइट इन एनी वे। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज़ नॉट राइट। इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करने के लिए ह्यूमन लाइफ्स की कॉस्ट, भाई बहुत बड़ी बात है ये।
एंड ह्यूमन लाइफ्स की कॉस्ट कैसे गई है ये आगे चलकर वो आता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी 1942 में, उसमें ब्रिटिश ने लिटरली एयर पावर यूज़ करी थी। जो सिविलियन लोग थे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आम जनता के ऊपर एयर पावर यूज़ करी गई थी। दिस वॉज अ मेजर थिंग। एंड ये सब तब हो रहा था तब जब मोहनदास जी नॉन वायलेंस में मान रहे थे, एंड उनको पता था कि ये सब हो रहा है, एंड फिर भी वो नॉन वायलेंट तरीक़ों से कोट एंड कोट लड़ते रहे। ही फॉट, ही डिड नॉट फाइट एक्चुअली। दिस वॉज सुसाइड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। फाइटिंग ये नहीं होती भाई। जब बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो फाइटिंग का मतलब कुछ और ही होता है। एंड इससे अब चलो ठीक है आगे वो भी। पॉइंट 3, सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन ड्यू टू चौरी चौरा मूवमेंट। अब कई हिस्टोरियंस भी मानते हैं, एंड सुभाष चंद्र बोस जी का भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि इसमें जितना भी मोमेंटम गेन हुआ जा सकता था इंडियंस के द्वारा यूनाइट होकर, वो सारा वेस्ट हो गया है लिटरली। मतलब जितने भी इंडियंस ने पहले म्यूटिनी करी थी जहाँ पर वो यूनाइटेड नहीं थे, उसमें जितना भी लॉस हुआ था उसको कवर अप भी किया जा सकता था शायद। उस गलतियों से सीखकर आगे जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके खिलाफ लड़ा जा सकता था। बट नहीं, गांधी जी ने नॉन वायलेंस के नाम पर चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में, जो 22 पुलिस मैन वर सेट ऑन फायर और उनको मार दिया गया ड्यू टू पब्लिक रिटेलिएशन, क्योंकि उन्होंने पहले फायरिंग शुरू करी, फिर पब्लिक ने गुस्सा होकर एंड रिटेलिएट किया, जो सही तरीका था ऑब्वियसली। इफ़ लॉजिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रैशनली स्पीकिंग एंड एथिक्स और मोरालिटी को कंसिडर करने के बाद भी, हर चीज़ को कंसिडर करने के बाद भी अगर सोचो तो इट इज़ ऑलवेज राइट टू, हमें एक राइट दी जाती है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, ठीक है। इसमें अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हमला करे बेवजह, जो कि उनकी पुलिस कर रही थी, ठीक है, पुलिस एंड ब्रिटेन की जो फोर्सेस थी वो लोगों पे कर रही थी, तो लोगों ने जो लॉजिकल एंड रैशनल एंड मॉरल डिसीजन लिया, इट वाज टू फाइट अगेंस्ट दोज पीपल एंड टू किल दोज 22 पुलिसमैन हु आर नो लेस देन डीमंस। भाई जब वो मासूम लोगों पर ऐसे फायरिंग कर रहे हैं, मास शूटिंग्स कर रहे हैं, ओपन फायरिंग कर रहे हैं, दीज वर नो लेसर देन एक्ट्स ऑफ टेरर, एंड वो ये करते वक्त इंडियंस को लिटरली सब ह्यूमंस मान रहे थे। ये जानते हुए भी मोहनदास गांधी जी ने चौरी चौरा मूवमेंट को सस्पेंड कर दी, मतलब चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। एंड ये बात कई हिस्टोरियंस भी मानते हैं, एंड ये बात सुभाष चंद्र बोस जी का पर्सनल ओपिनियन भी था। इससे सारे जो एक्टिविटी, अच्छा जो भी ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे पावरफुल गवर्नमेंट होती है, तो उनके खिलाफ कुछ लड़ने वाले एक्टिविस्ट होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत लॉजिक होता है, एंड वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए एंड बेवजह नॉन वायलेंट की आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके मासूम लोगों की जान पर खेलने की बजाय सही तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं एंड अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, एंड दे रिक्वायर लॉट ऑफ पावर। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा करेज होता है, दे आर करेजियस, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। अब जब वो ये सब होता हुआ देखेंगे कि मासूम लोग मारे जा रहे हैं, एंड जब वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो इंडियंस के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो ही लूज़ कर देते हैं, क्योंकि पूरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही सस्पेंड कर दी, ठीक है। तो उनका जो मोरल है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, एंड दे विल लिटरली बी सोल डेड। उनका सोल बचेगा नहीं भाई। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी जो कुर्बानियाँ हैं, इतनी सैक्रिफाइसेस करने के बाद, एंड दे आर लूजिंग इन सच अ वे। एंड इससे लिटरली 1922 के आसपास या 1923 में हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनकी, हाँ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए थी, बट मिली कब? 1947 में, मतलब लगभग 20 सालों से भी ज़्यादा। तो दशकों से डिले हुई है हमारी इंडिपेंडेंस, लिटरली मोर देन 20 ईयर्स। 20 ईयर्स वेस्टेड, एंड 20 ईयर्स में जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उनमें जितने भी मासूम लोगों की जान गई है, देयर इज़ नो काउंट। एंड लिटरली उनमें से अधिकतम लोग बिना हथियारों के लड़ रहे थे, एंड इफ़ दे वर नॉट फाइटिंग, शायद उनकी जान जाती भी नहीं। एंड ये सब हुआ किस वजह से है? सिर्फ एक आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, कि नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, कुछ लोगों की सोच को प्रिजर्व करने के लिए, रिलीजन के इन्फ्लुएंस में आकर लोगों को लिटरली सुसाइड करने पर फोर्स करने के लिए, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशंस थी जहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड उन पर एयर बॉम्बिंग्स की गई,
जिसमें हर प्रकार के लोग मारे गए। अब चलो पॉइंट नंबर 4, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट थी जहाँ पर लोग गैदर हुए थे एंड इसमें ओपन फायर किया गया। सबको पता है अप्रैल में क्या हुआ था इसमें। इसमें उन्होंने जो किया, दिस वॉज लिटरली एक्सपोजिंग जो ऑर्डिनरी इंडियंस हैं टू डिसप्रपोर्शनेट वायलेंस। इतने इंडियंस को बेवजह इस मात्रा में वायलेंस को एक्सपोज किया, जबकि दीज इंडियंस कुड हैव इजीली fought for their fundamental rights, but this was not possible because of a stupid ideology. Actually, he believed non-violence would shield Indians, but it did not shield Indians from British cruelty, but it increased casualties by encouraging large and vulnerable assemblies. जब इतने लोग असेंबल होंगे, सो दीज विल बिकम बेटिंग पॉइंट्स फॉर द ब्रिटिश। उनको ओपन फायर करने में दे हैव नो रिमोर्स, दे लैक रिमोर्स, दे लैक ह्यूमैनिटी। एंड इन लोगों के सामने आप इंटरनेशनली इनको डीमोरलाइज करके सिंपैथी चाहते हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ऐसे डीमंस को डीमोरलाइज नहीं कर सकते एंड इंटरनेशनल सिंपैथी नो वन केयर्स। उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो टाइम शुरू हुआ था, उसके बाद इंसिडेंट के बाद, मतलब 1940s के आसपास, तो ब्रिटेन एंड बाकी अदर नेशंस जितने भी थे, दे वर मेजरली फोकस्ड अबाउट देयर विनिंग इन द वॉर एंड नॉट कि भाई इंटरनेशनल मीडिया क्या सोच रहा है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में, ये सब नॉन वायलेंट मेथड्स के बारे में इतना लोग नहीं केयर करते थे। देयर वर लिटरली पीपल डाइंग। मोहनदास जी की हाथों में, उनके कंट्रोल में, जो इन्फ्लुएंस में जो पीपल थे, वो लाखों में थे, करोड़ों में थे एंड उनकी ज़िंदगी इनडायरेक्टली मोहनदास जी एफेक्ट करते थे, इनडायरेक्टली करते थे। बट उन्होंने अपने आइडियाज़ को, आइडियोलॉजी को ऊपर रखा एंड लोगों की लिटरली जो डेथ्स हुई हैं, डेथ रेट है, उनको बेवजह इंक्रीज़ किया। लगभग एस्टिमेट है, पर्सनली मेरा एस्टिमेट है कि 10x जितने लोग मारे जाते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में फॉर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ्स, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है। पॉइंट 6, जो INA इंडियन नेशनल आर्मी थी एंड जो लोग भगत सिंह से इंस्पायर्ड थे और जो HSI था, वो भी ब्रिटिश को आराम से आर्म्ड रेजिस्टेंस दे सकते थे, बट नहीं। जो INA ट्रायल्स थे 1945 में जो हुए थे, उनमें भी सिग्निफिकेंट मतलब चलो ठीक है, एक बार को जलियांवाला के बाद इंडिपेंडेंस नहीं मिली और भी डेडली प्रोटेस्ट हुए जिसमें बेवजह मासूम लोग मारे गए। एंड एक जो मूवमेंट था चौरी चौरा मूवमेंट, वहाँ पर तो आराम से मिल जाती 1920s में, 1923 तक, 1924 तक, बट वहाँ पर भी एक बार को नहीं मिली। बट इतना सब देखते हुए 1940s में आते हुए एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, जो लिटरली नार्सिसिस्ट नहीं हो, जिसकी अपनी आइडियोलॉजी को ऊपर नहीं रखना हो, थोड़ी देर के लिए लोगों की जान के बारे में सोचना हो, वो 1945 में जो INA के ट्रायल्स होते हैं उससे भी जा सकता था। एंड जो इंडिया की नेवल म्यूटिनी हुई थी, उससे भी वो अपनी सोच को बदल सकता था टू सेव लॉट ऑफ लाइव्स। एंड उसके बाद आता है पॉइंट 6 पे, जो मेरी पर्सनल सोच है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इंड्यूस्ड डेथ्स, फेमाइन्स एंड एक्सप्लॉयटेशन। बंगाल में जो फेमाइन्स हो गए थे 1943 में, जिसमें 3 मिलियन अप टू 30 लाख लोग मारे गए थे, जिस टाइम पे जो ग्रैंड ब्रिटिश सेरेमनी होती थी जहाँ पर मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करे जाते थे एंड इट हैड नो इसकी कोई लिमिट भी थी या नहीं। लिटरली दीज थिंग्स वर हैपनिंग इन 1943 एंड फिर भी उसके बाद उन्होंने नॉन वायलेंट मेथड्स को छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल मिस्टेक ऑफ मोहनदास जी वॉज डिसेंट विद बोस। अगर बोस की आइडियोलॉजी को वो कंसिडर करते एक बार, तो डेफिनेटली कुछ लाखों जान तो बची जाती सिर्फ ऐसा करने से ही, माय पर्सनल ओपिनियन। ना तो क्वेश्चन अराइव्स, जो उनकी सोच थी मोरालिटी को लेकर, एथिक्स को लेकर, एंड जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन थी टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, वो उसके लिए जो भी उन्होंने मेथड्स अपनाए, वो किस चीज़ के लिए अपनाए। फॉर एग्जांपल सॉल्ट मार्च जो थी, ही वांटेड कि इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करे, बट उससे होगा क्या? इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा बट पीपल डू नॉट केयर। मतलब अभी तो अगर कोई मीडिया इंटरनेशनल
प्रेस जो अमेरिका की मीडिया कवर करता है तो इट इज़ रियली केयर्ड अबाउट, बट उस टाइम पर पीपल वर डाइंग ऑफ फेमाइंस, पीपल वर डाइंग ऑफ वॉर, सो एंड फॉर डिप्लोमेटिक प्रेशर नो वन केयर्स अगेन, एंड जापानीज सपोर्ट रिफ्यूज़ कर दिया फॉर मॉरल्स। भाई नॉन वायलेंट मेथड्स अपनाने के लिए जो आर्मी होती है उसको ही उस किसी और देश की आर्मी के सपोर्ट को रिफ्यूज़ कर दिया लिटरली। तो उस लॉजिक से तो हमें इंडिया में अभी आर्मी होनी ही नहीं चाहिए, इंडियन आर्मी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉन वायलेंट रहो भाई, लोगों को मरने दो, ठीक है, एथिक्स के नाम पर, मोरालिटी के नाम पर, अपने रिलीजन के स्टूपिड जो हमारे रिलीजन में है भी नहीं आइडियोलॉजी, मतलब हमारे रिलीजन में मतलब हिंदुज़म में वो फॉलो करते थे, हाँ एक और चीज़, वो फॉलो करते थे हिंदुज़म को, ठीक है। एंड उसमें जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होती हैं लाइक श्रीमद् भगवत गीता एंड एक महाभारत वाली स्टोरी है जिसमें वॉयलेंट वाले मेथड्स को भी अपनाया गया है, उसको भी उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, ठीक है। एंड अगर रिलीजन को न भी देखा जाए तो फ्रॉम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रैशनली अगर सोचा जाए या फिर डिप्लोमेटिकली भी या प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कभी इन चीज़ों का सोल्यूशन नॉन वायलेंस नहीं होता। नॉन वायलेंस मतलब सुसाइड। अपनी अगर आप अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए नॉन वायलेंट मेथड्स का यूज़ करोगे जो आपको लिटरली सुसाइड की तरफ ही ढकेलेंगी, इट रिजल्ट्स इन योर डेथ just for some you know rules, moral rules which exist on paper। अच्छा एक और चीज़, इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए इमेजिन करो कि वो फेमाइन वाला टाइम है, बंगाल फेमाइंस या फिर जहाँ भी इंडिया में फेमाइंस हुए थे, ठीक है, उस टाइम पर इमेजिन 10,000 पीपल, वैसे से ज़्यादा संख्या थी इनकी, लेकिन इमेजिन 10,000 पीपल लिटरली सफरिंग एंड डाइंग ड्यू टू हंगर जस्ट फॉर following an ideology which no one would believe in a couple of hundred of years and which would be irrelevant in front of these demons। तो क्या अगर आप उनको अपने कम्यून का हिस्सा मानकर देखोगे एंड आज के टाइम पर ऐसा होता हुआ देखोगे तो विल इट बी लॉजिकली करेक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? ऑब्वियसली नो। विल इट बी एथिकल? नो। विल इट बी मॉरल? नो। विल इट बी रैशनल? नो। विल इट बी डिप्लोमेटिकल? नो। विल इट बी डिप्लोमेटिक? नो। विल इट बी प्रैक्टिकल? नो। बिकॉज डिप्लोमेसी और एंड प्रैक्टिकली ये देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं दे आर सपोज टू बी पीसफुल, बट अगर इतना फोर्स यूज़ किया जाए कि आर्मी का फोर्स, मिलिट्री फोर्स जो नॉर्मल क्राउड होती है उस पर यूज़ किया जाए, देन दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड दैट इज़ नॉट डिप्लोमेटिक टू बी नॉन वायलेंट इन दीज सिचुएशंस दैट डिमांड्स एक्सट्रीम वायलेंस एंड अग्रेशन एंड आर्म्ड अग्रेशन। हथियारों से लैस हो गए प्रॉपर। अमेरिका ब्रिटेन की आर्मी से जो मास शूटिंग्स करी थी उन्होंने, लिटरली मास शूटिंग्स एंड मास मर्डर जो उन्होंने किए थे, उसके अगेंस्ट आर्म्ड अग्रेशन करना बहुत ज़रूरी था, हथियारों से लैस होकर इन अ वायलेंट वे दैट वाज द करेक्ट मेथड एंड दैट वुड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ्स, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो जो शायद होती तो बेहतर होती, फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट लीडरशिप। काश गांधी जी की लीडरशिप नहीं होती, उतना लोग उनको फॉलो नहीं करते। पीपल वर ब्लाइंडेड बाय हिज पीपल वर ब्लाइंडेड सो दे फॉलोड हिम। अगर लोग सुभाष चंद्र जी को फॉलो करते तो शायद जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाती एंड इन अ मोर इक्विटेबल वे। अगर 1920s में ही इंडिपेंडेंस मिल जाती ना तो 1930s से शायद जो 1947 तक जिन लोगों की जान गई है उनमें से मेजॉरिटी की लाइव्स बच जाती हैं एंड दे कुड हैव लिव्ड अ नॉर्मल लाइफ एंड दे कुड हैव स्ट्रगल्ड इन बिल्डिंग इंडिया एंड बट दे कुड हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड ये बस एक फिगर है अगर आज के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो। पीपल डोंट केयर, बट इमेजिन इट लिटरली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन योर एरा, इन आर एरा। हमारे टाइम में अगर ऐसा हो रहा हो तो हमारा क्या रिएक्शन होगा भाई? सो दीज मेनी लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड। हाँ, कुछ लाइव्स, कुछ तो वर्ल्ड वॉर 2 में जाती एंड फेमाइंस वगैरह थोड़े बहुत आते, बट वी कुड हैव फॉट। जैसे हमने वाइट रेवोल्यूशन किया इंडिपेंडेंस के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, तो उस वक्त भी हम इन प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन ढूंढते तो डेफिनेटली इतनी डेथ्स तो नहीं होती। डेथ रेट बहुत हाई चला गया था। एंड गांधी जी इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज लोग उनको फॉलो करते थे एंड लोग उनको फॉलो करते थे, उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को इस प्रकार प्रमोलगेट किया कि लोगों को उनकी तरफ आकर्षित होना पड़ा एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ब्लाइंडली।
तो ही इज़ कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें भाई, अगर इसमें भी अगर आप नॉन वायलेंट हो रहे हो ना, तो दैट्स लिटरली ब्रेन वॉशिंग, दैट्स लिटरली द वर्स्ट वर्स्ट वे विच यू कैन थिंक, ठीक है। और जो बोस जी ने आईएनए बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसका भी पूरा इफेक्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं होने दिया। उनका अगर आईएनए का अगर करेक्ट आइडियोलॉजिकल सपोर्ट सही टाइम पे लोगों को मिल जाता, इंडिया के जो लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस जो भी जाते अगर, तब भी दे कुड हैव ब्रूटली ओवरथ्रोन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। अब 2 क्वेश्चंस हैं जो एक बार को आपको, जो लोग इस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी हैं, उनको एक बार इन क्वेश्चंस को देखकर सोचना चाहिए, कुछ देर बैठना चाहिए, जो मैंने भी किया। एंड उसका रिजल्ट ऑब्वियसली क्लियर है दैट मोहनदास गांधी जी वॉज रिस्पॉन्सिबल। बट अगर आप एक बार सोच भी लो, इसके पॉइंट्स अगर आप लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एक डिटेल्ड 1000 वर्ड्स का ऐसे वगैरह कुछ लिखो, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट एनी पर्सन वुड अराइव एट द सेम कंक्लूजन। बट लेट्स सी। So, what if Gandhi ji had not suspended the non-cooperation movement after the चौरी चौरा इंसिडेंट? उस टाइम पर अच्छा, एक लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। लेट्स सी। एक एक चीज़ है कि अगर एक ग्रुप ऑफ 100 लोग है, ग्रुप है, उसमें अगर कोई अपराइजिंग देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 रूलर्स, ए, बी एंड सी, एंड उसमें इन 3 रूलर्स के जो डिक्टेटरशिप है या फिर जो भी इनका रूल है, उसकी वजह से बाकी 97 लोगों में अपराइजिंग देखने के लिए मिल रही है, एंड दे आर रेडी टू यूज़ वायलेंस एंड वेपन्स अगेंस्ट दीज 3 रूलर्स। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि दीज 97 पीपल आर एब्सोल्युटली राइट विद इन दिस स्फेयर ऑफ थिंकिंग। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोबेबल एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इन लोगों का जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन का यूज़ करना, एग्रेशन का यूज़ करना, जो आर्म्ड तरीके से फाइट कर रहा है, वो भी जस्टिफाइड हो सकता है। बट स्टिल जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था वो ऐसे ही इंस्टिगेट नहीं हुआ था। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने लिटरली ओपन फायरिंग की थी, और रिटेलिएशन में ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर कोई आपके कम्यून पर, आपकी सोसाइटी पर ओपन फायरिंग करेगा बेवजह, आपको सब ह्यूमन मानकर, आपको लोअर क्लास लोग मानकर, अपने आप को सुपीरियर मानकर, आपके ही लैंड पर आकर अगर कोई आपके ही लोगों को मारेगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स को मारेगा, उनको ऊपर ओपन फायरिंग करेगा, तो डेफिनेटली यू विल बर्न देम, डेफिनेटली यू विल किल देम, एंड दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। वैसे तो इन लोगों के साथ और भी कुछ होना चाहिए, बट किलिंग देम एंड मर्डरिंग देम, दिस इज द लीस्ट। एंड दिस वॉज लिटरली इन सेल्फ डिफेंस ऑफ देयर फैमिली, ऑफ देम सेल्व्स। भाई इंसान के पास राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ होता है, राइट टू डिफेंड हिज फैमिली होता है, राइट टू डिफेंड हिज प्रॉपर्टी होता है। जो ब्रिटिश थे वो हमारे लैंड पे आए, उन्होंने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड देन ऑल्सो वी डू नॉट सेट देम ऑन फायर, दैट इज द मिनिमल थिंग वी आर विच वी डूइंग। सो अगर वो गलत है भी, चलो एक पर्सन के लिए एक मिनट लिए मान भी लिया जाए कि अगर वो गलत है, फिर भी अगर वो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड नहीं करते, तो क्या हमें इंडिपेंडेंस उस वक्त नहीं मिल जाती? एंड उस इंडिपेंडेंस को मिलने के बाद क्या लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान नहीं बच जाती? सेकेंडली, फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल लीव यू विद दिस थॉट, एंड आप लोग, यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट। कोई भी व्यक्ति अगर इस पर 1 आवर भी इस पर ध्यान करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि कैसे मतलब इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। And the second most important question which I think you should all think about is, अगर जो उस टाइम पर आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके सभी मेंबर्स ने इंक्लूडिंग गांधी जी उस स्ट्रैटेजिकल तरीके को मान लिया होता जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सोचा गया था, समझा गया था, बिकॉज ही वॉज अ लर्नड मैन। भाई इन्होंने एक इम्पीरियल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया था, एंड ही हैड नॉलेज अबाउट डिप्लोमेसी, ही हैड नॉलेज अबाउट हाउ टू हैंडल दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर लोगों को ओप्रेस किया जाता है, एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शार्प, ब्रिलियंट माइंडेड। तो क्या अगर इनकी स्ट्रैटेजी को लोगों ने माना होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंट? जो असलियत में हुआ
क्या क्या चीज़ें उससे अलग होती, ठीक है। तो इस पर भी अगर आप 1000 वर्ड्स का कुछ अपने मन से लॉजिकली थिंक करने के बाद कुछ लिखने बैठोगे एंड उसका एंड में आके जो सजेशन होगा ना, मतलब जो उसका कंक्लूजन होगा वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय ही वॉज राइट एंड गांधी वॉज द विलियन ऑल अलोंग, ठीक है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइट अ सिली वॉर बिटवीन आइडियलिज्म ऑफ स्टूपिड and irrelevant non-violence and suffering tragedy horrifying death and destruction of millions of people of India। तो उन्होंने लिटरली इसको चुना एंड ही वांटेड के जो लोग हैं वो सफ़र होते रहे ट्रेजेडी एंड लिटरली हॉरिफाइंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मास शूटिंग्स, मास बॉम्बिंग्स, जीनोसाइड, उन्होंने इसको चुना। ऑलराइट, सो आई विल leave you guys with this thought, and here it ends. Thank you.